हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB टीजीटी पीजीटी के लिए जो हम तैयारी करेंगे उसकी आज हमारी पहली क्लास होने जा रही है। और कैसे हम क्लासेस को आगे लेकर जाएंगे उसके बारे में पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए कि कैसे हमने इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस होंगी वो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए यूज़फुल होंगी। और जो DSSB का नोटिफिकेशन इस मंथ आने की बहुत संभावना है, तो DSSB टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियोस इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपका KVS के टीजीटी एग्ज़ाम में या फिर पीजीटी एग्ज़ाम में मैथ्स में अगर सिलेक्शन हो सकता है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो उसके इंटरव्यू के लिए भी ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो क्लासेस को हम कैसे लेकर चलेंगे? पहली चीज़ तो ये कि यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म ऑलरेडी फिलअप है, यानी कि इसका एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो लेकिन होना तो तय है, बिकॉज फॉर्म फिल हो चुके हैं। और DSSB भी एक अच्छी संस्था है, ये भी टाइम से एग्ज़ाम करा लेती है और इसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसकी कोई हम सपनों में तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये आपका एक जो है फॉर्म फिलअप है ऑलरेडी और एक आने वाला है बहुत जल्द। तो अब तैयारी हमें कैसे लेकर चलनी है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने अपनी पहली 2 वीडियो में DSSB के पूरे पैटर्न को आपको ज़ीरो से लेकर एडवांस तक समझाया है। इसका मतलब ये है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस क्लास से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, है ना। तो और कैसे ध्यान, जैसे DSSB में बात करूँ 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। पार्ट 1 को क्या आपको ज़्यादा फोकस करना है या पार्ट 2 को ज़्यादा फोकस करना है? तो दोनों को इक्वली फोकस करना है। ये मैं सब प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। वो अगर आप DSSB की तैयारी करने जा रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक रोड मैप देगा कि पहली बात तो क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए उसका फॉर्म फिल करने के लिए, इसके बाद कैसा एग्ज़ाम आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और सिलेबस आपका मैथ्स का उसमें क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन सी क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब हमने डिटेल में बात की है। तो पहले आपको वो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर DSSB। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैंने आपको उसमें बताया है कि 9th और 10th का आपको उसमें पढ़ना है। 9-10 का हो गया, 11-12 का आपको उसमें पढ़ना है और कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़नी है। ये आप अब ये कौन से एग्ज़ाम के लिए है, तो ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी है और DSSB के लिए भी है। तो अच्छी बात ये है, ठीक है, कि दोनों के पेपर देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी में तो सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन DSSB में 100 का सब्जेक्ट और 100 की जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल मैथ्स। तो जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है DSSB का और जो यूपी टीजीटी का है उसके लिए आपको लगभग सेम ही पढ़ना है, ठीक है। वो क्या पढ़ना है वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। और DSSB का जो जर्नल पेपर है उसके लिए भी आपको चीज़ें तैयार करते रहनी है पैरेलल। अब जो ये 9-10 और 11-12 है, यूपी टीजीटी में इसी से मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती है। यूपी टीजीटी में 9-10 और 11-12 से मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं। DSSB में भी मैक्सिमम चीज़ें 11-12 से ही पूछी जाती रही हैं, लेकिन लास्ट पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज इन्होंने किया है और मैक्सिमम चीज़ें पूछी हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से। मैंने वो एग्ज़ाम खुद अटेम्प्ट किया है, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के थे, वो भी क्या थी, थ्योरम्स थी, रिजल्ट्स थे। तो हमें क्या करना है कि 9-10 11-12 तो हमें दोनों के लिए पढ़ना है, यूपी टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, DSSB के लिए भी। लेकिन जो ग्रेजुएशन है, देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ग्रेजुएशन का पोर्शन आता है, थोड़ा आता है लेकिन आता है, टीजीटी में और पीजीटी में तो आता ही है।
तो हमें क्या करना है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हम जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं लास्ट वीडियो में कि ग्रेजुएशन के आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं 9th से 12th का, तो सब कुछ आपको करना है, हर टॉपिक करना है। और ग्रेजुएशन पीजी के आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लेते हैं तो एग्ज़ाम चाहे कहीं से भी आ जाए, आप प्रिपेयर रहेंगे, आपको वहाँ पे जाके सरप्राइज़ नहीं मिलेगा जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिला। ठीक है, तो हम अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, विद एग्जाम्पल भी देखेंगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसकी हम डाउट क्लास भी ले लेंगे। जो भी आप डाउट कहेंगे वो डाउट आपका हम ले लेंगे। तो एनसीईआरटी की 9th की बुक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना पॉसिबल होगा हम कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन और हेल्प ज़रूरी है। एक तो आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपने पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई डाउट लगता है, तो वो आपको बताना है, पूछना है, जिससे हम चेंजेस कर सकें। और दूसरा, हर वीडियो को आपको शेयर करना है जिससे ज़्यादा स्टूडेंट देख पाएँ। ठीक है, जिससे हम जो टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो अच्छा हो सके और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले समय में आ पाएँ। तो वीडियोस को आपने पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। उसी के अकॉर्डिंग जो हर नेक्स्ट वीडियो होगी वो डिपेंड करेगी कि कितनी जल्दी आपको और कितनी अच्छी तरह से मिल पाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से और फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। देखिए 9th 10th के कुछ क्वेश्चन DSSB में भी आएंगे आपके, है ना, और यूपीटीजीटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस, कुछ नहीं यूपीटीजीटी में आपको काफ़ी क्वेश्चन 9-10 से मिलेंगे। तो यूपीटीजीटी के लिए आपको 9-10 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाए 9-10 के, और फिर बाकी जो मतलब 11-12 के, और बहुत थोड़े से 10-15 ग्रेजुएशन के। तो मैक्सिमम यूपीटीजीटी में होते हैं 9-10 11-12 के क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो रिवाइज़ करना चाहते हैं तो रिवाइज़ कर सकते हैं, और आपको कुछ नहीं आता है तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये था सेशन के बारे में कि सेशंस कैसे रहेंगे। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है, उनकी हम बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात करेंगे। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका काम आता है ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस में भी, कि नेचुरल नंबर आपको यूज़ करने हैं, रियल नंबर यूज़ करने हैं, इंटीजर यूज़ करने हैं। तो जो मैं बता रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना ज़रूरी है। तो ट्रस्ट करते हुए समझते जाइएगा। अगर आज तक आपने उस टाइम पर ऐसे ही पढ़ लिया था, चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो पक्का आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर में बात कर रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे नंबर्स लिए जो कि क्या थे, 1 2 3 4, यानी कि 1 से स्टार्ट थे। इसके बाद आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर आगे एंड सो ऑन आप ले सकते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। हिंदी इंग्लिश दोनों को क्लियरली समझ आएगा। मैथमेटिक्स में वैसे भी ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का रहता नहीं है, ठीक है, पर मैं जितना पॉसिबल होगा वो बताती जाऊँगी। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। बस आपको इतना जानना ज़रूरी है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब अगर इन नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 एंड सो ऑन में आप ज़ीरो ऐड कर दें, अगर इन नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो आ जाए तो वो बन जाता है होल नंबर। ज़ीरो अगर आ जाए साथ में तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रहेगा, 1 2 3 से स्टार्ट है, अगर 1 से पहले कोई नंबर नहीं, 1 के बाद ले रहे हैं तो नेचुरल, और उसमें ज़ीरो ऐड हो चुका है तो वो हो जाता है होल नंबर, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, और उसको W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, अब हमने जो बात की है वो हमने कर ली है 1 2 3 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। हमने बात कर ली नंबर अगर ज़ीरो आ जाए तो क्या होता है, और अगर नेगेटिव नंबर आ जाए -2 3
ज़ीरो, वन, टू, ये सब इसमें मतलब पॉजिटिव, ज़ीरो, इनके साथ नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाएं तो वो कहलाता है इंटीजर। क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। अगर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, ज़ीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये इंटीजर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। तो इंटीजर भी आपको समझ आएगा जिसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी हैं। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव नंबर भी हो गए हैं और जो है ज़ीरो भी आ चुका है, पॉजिटिव भी आ चुका है, फिर बाकी जो रेशो में, फ्रैक्शन में नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जैसे आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, नंबर लाइन पे तो सब नंबर होते हैं, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी, पॉजिटिव भी, लेकिन रेशो वाले भी तो होते हैं, फ्रैक्शन वाले, 1/2, 3/4 या फिर कोई और नंबर। तो ये कौन से नंबर हैं जो रेशो में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं? तो अगर इनकी हम बात करें तो ये नंबर्स अगर आप अपने साथ लेके चलते हैं तो ये नंबर्स कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। जब आप फ्रैक्शन वाले नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं वो रेशनल नंबर में आ जाते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल का मतलब होता है रेशो, है ना, और जो क्यू हमने बोला है जिस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका मतलब होता है कोशेंट। ठीक है, अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, कई बार ये आपसे पूछ ली जाती है। तो वो नंबर, वो कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर हमने भी पढ़ा है, पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और क्यू कांट बी ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में ज़ीरो होता है तो टर्म हो जाती है इनफाइनाइट। तो वो कोई भी नंबर, वो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं और q वहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर होने चाहिए, तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर को आप कैपिटल q से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई नंबर है -25, क्या आप -25 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। हमने क्या किया, -25 जो है वो ऐसे ही लिख दिया और अपॉन में 1 लिख दिया, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ा। अगर अपॉन में 1 लिख दिया वो तब क्या रहेगा? -25। तो हमने इसको किस तरह लिख दिया? -25/1। p की वैल्यू यहाँ पर -25 हो गई है और q की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई है। तो इस तरह से रेशनल नंबर ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? ये एक रिजल्ट भी हो गया आपका कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, 1 2 3, होल नंबर भी आते हैं 0 1 2 3, और इंटीजर्स भी आते हैं, यानी कि जो नेगेटिव हैं, -1 2 0 1 2 3। दैट मीन्स जो आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और आपका इंटीजर है, ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपके पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आपको दिए हुए हैं। एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। बताओ, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ रेशनल, और थर्ड है एवरी रेशनल इज़ एन इंटीजर। मैंने क्या बोला कि रेशनल में तीनों नंबर आ जाएंगे, रेशनल के अंदर नेचुरल भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा और इंटीजर भी आ जाएगा। तो एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो जाएगा? होल नंबर में तो ज़ीरो आता है, नेचुरल में ज़ीरो नहीं आता, तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ रेशनल। एवरी इंटीजर इज़ रेशनल, जी हाँ, क्योंकि रेशनल के अंदर इंटीजर आ जाता है, तो एवरी इंटीजर इज़ रेशनल, सेकंड ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है? एवरी रेशनल इज़ एन इंटीजर। नो, एवरी इंटीजर इज़ रेशनल बट एवरी रेशनल इज़ नॉट इंटीजर। हो भी सकता है, नहीं भी, तो थर्ड वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात देखते हैं कि आप
अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच, ठीक है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच जो है इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि दो अगर आपके पास रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। रेशनल हो गया जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी का अपोजिट हो जाता है इरेशनल। इसका मतलब होता है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सिंपल है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स में किस किस नंबर जो बहुत फेमस नंबर हैं जिनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो √2, √3, √5, पाई, ये सब इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। इनको हम पी बाई क्यू की एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कैसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल इरेशनल का √2, √3, √15, पाई, 0.10110111। इससे आप क्या देख रहे हैं कि जो नंबर कभी ख़त्म ही ना हो, जो टर्मिनेट ही ना हो, समझ रहे हैं। डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है, ठीक है। वो इरेशनल हो जाता है जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है और ना ही रिपीट होता है। समझिए, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, वो इरेशनल है। अब √2 की जो वैल्यू है 1.414 हम लेते हैं, लेकिन वो एंड सो ऑन तक है, वो कभी ख़त्म ही नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। √3 की अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। पाई की 3.14 हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, जबकि इसकी जो वैल्यू है वो पूरी एंड तक किसी को पता ही नहीं चल पाई है कि कहाँ तक इसकी डिजिट्स जा रही हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहे हैं, आती जा रही हैं डिजिट्स, तो सिंपली आपका वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल में क्या होता है, या तो वो ख़त्म हो जाती है ना, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, टर्मिनेट हो जाती है, या वो रिपीट होने लगती है। इस चीज़ को आप समझिएगा। 1 मिनट दीजिए। अब आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है आपको, एवरी रियल नंबर इज़। देखिए, तो रियल नंबर में आपने दो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। रियल नंबर में एक तो आपका आ जाता है रेशनल और एक आ जाता है इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप द रियल नंबर। तो आपसे पूछे वास्तविक संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर क्या हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपका यहाँ पर क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, मतलब कि रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। सो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नंबर लाइन पर हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपको बात समझनी होगी। तो जो बात मैंने आपको बताई थी वही दो यहाँ पर केसेस लिखे हुए हैं। जो रेशनल नंबर है उसमें रिमाइंडर आपका ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ये टोटल कट चुका है तो रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और अगर इसमें आपका रिमाइंडर कभी ज़ीरो ना हो तो वो क्या होगा, रिपीट होगा। यहाँ पर 0.142857 आप देख सकते हैं, फिर 1428 से आपको क्या दिख रहा है, रिपीटिशन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होने लगा है, रिपीट होने लगा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो ये दोनों किसके टाइप हो गए, रेशनल नंबर के। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए √AB है तो इसको अलग अलग हम करके लिख सकते हैं। एक साथ अंडर रूट में AB को √A √B,
इसके अलावा अगर अपॉन में फ्रैक्शन में एक साथ अंडर रूट ए बाई बी है तो इसको अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर अगर अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी है तो सिंपल मल्टीप्लाई करके ए माइनस बी आ जाता है, और ये सब मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं, इनके ये रिजल्ट्स हैं। आगे मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके इनकी मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। अब एक छोटी सी बात और हमें सीखनी है, नंबर को रैशनलाइज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा परिमेयकरण। हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि संख्या का परिमेयकरण करते हैं, नंबर को हम रेशनलाइज करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जब भी डिनोमिनेटर में नंबर इरेशनल होता है, जी हाँ, जब भी हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो इरेशनल होता है तो हमें उसका रेशनलाइजेशन करना होता है, यानी उसको हमें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना होता है। जी हाँ, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो हमें उसे बनाना होता है रेशनल, और वो हम बनाते हैं रेशनलाइजेशन के द्वारा। हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर इस तरह से सिंपल नंबर हमारे पास है और इसको हमें रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है, तो जो नंबर नीचे है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। 1/√2 आपके पास है, आपने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा? ये तो 1 आ जाएगा कट करके, इसलिए हमने इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे √2 इंटू √2 2। ठीक है, अब नीचे क्या बन चुका है, ये रेशनल नंबर बन चुका है, तो इजीली आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 18 आपके सामने है, इस तरह के क्वेश्चंस का आपको एग्जाम में रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर। ये नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको रेशनलाइजेशन करना नहीं आता है तो वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप नहीं कर पाएंगे। मैंने अब पहले देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है। आपने देखा कि ये इरेशनल नंबर है, अब इसको हमें रेशनल बनाना है, तो जो नीचे दिया हुआ है, हम देखिए, वो अगर हमें सिंगल नंबर दिया हुआ था जैसे 1/√2 तो हमने √2 से √2 कर लिया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास 2 + √3, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से यानी कि 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कट के तो ये 1 ही आना है, समझ रहे हो आप। तो जो ये नंबर है इसके अपोजिट साइन से यानी कि 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नीचे वाला नंबर है, देखिए नीचे 1 बन चुका है और ये पूरा नंबर 2 - √3 बन चुका है। तो ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आपको याद रखनी है, रैशनलाइजेशन आपको करना पड़ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और आप देख लीजिए, a⁴m a⁴n आप यहाँ पर देख रहे हैं, बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, समझिएगा। यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर n है, बेस दोनों का, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। तो अगर बेस सेम है, a है, तो एक ही बार बेस लिख लीजिए और पावर्स को ऐड कर दीजिए, m + n, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या है कि a की पावर m इन दोनों की होल पावर n अगर हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a की पावर m n हो जाएगी, दूसरा रिजल्ट। तीसरा क्या कहता है, अगर ये रेशो में हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, अब यहाँ पर बेस तो इनका सेम है तो सिर्फ एक बेस लिख लीजिएगा और m - n हो जाएगा, यानी ये जो नीचे वाला n है ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। फोर्थ कहता है a की पावर m है और b की पावर m है। अब ये बेस सेम नहीं है, ये पावर सेम है, तो जब पावर सेम है तो a और b को एक साथ लिख दीजिए, दोनों की पावर m लगा दीजिए, ठीक है। ये जो रिजल्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि r एक रेशनल नंबर होगा जब इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q ≠ 0 होना चाहिए। s एक इरेशनल नंबर होगा जब इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, q ≠ 0 होना चाहिए। थर्ड में कहता है द डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है इसको कट करके डिवाइड करके लिखना, इस तरह से इस फॉर्म में, ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मैंने बताया या तो वो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, या 0 अगर वो कट आगे बढ़ता जा रहा है तो वो रिपीट होने लगेगा। ये किस में होता है, रेशनल में। और इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कभी ख़त्म भी नहीं होता कभी रिपीट भी नहीं होता, तो वो होता है किसमें, इरेशनल यानी कि अपरिमेय में। फिफ्थ कहता है ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर दी रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है।
देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर टू एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन पे हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है, ये याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, आराम से समझिएगा। 7th पॉइंट, अगर आर रेशनल है और एस इरेशनल है, तो अगर आप रेशनल और इरेशनल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जोड़ो या घटाओ, जब रेशनल को इरेशनल से जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको इरेशनल मिलेगा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल मिलेगा। यानी कि आप रेशनल और इरेशनल के बीच में, आप रेशनल और इरेशनल के बीच में जब ऑपरेशन लगाएंगे, आर और एस के बीच में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, तो वो इरेशनल देगा। ठीक है, कौन सा नंबर देगा? इरेशनल देगा। अब आगे क्या पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं? ठीक है, तो यही पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं और सारे क्लियर हो गए हैं। अब आपको सो गाइस, ये आज का कंप्लीट नंबर सिस्टम का चैप्टर था, जो कि एनसीईआरटी बुक से हमने डायरेक्ट डिस्कस किया है, और सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है आगे के चैप्टर्स करने के लिए, और एग्ज़ाम में भी आपके ज़रूर काम आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन और चीज़ें आपको समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। हो सकता है वीडियो आपको किसी प्लेटफॉर्म से मिली हो जिससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आए। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँ, और इसी तरह से हर चैप्टर को हम, जिनके बुलेट पॉइंट्स को हम अच्छे से क्या कर पाएँ, समझ पाएँ, जिससे अच्छे से क्वेश्चन हम कर पाएंगे। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो पाता है, ट्रिक काम नहीं करती, तो बेसिक से जिससे हम क्वेश्चन को कर पाएँ, तो बेस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ मिल जाता है आपको, और वहाँ पर अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, आगे कंटिन्यू ऐसे ही रखें ये भी ज़रूर बताना। आपके जो भी सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।